SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में बढ़ रहे लूट की घटना से व्यवसायियों में भारी आक्रोश। रात में आभूषण कारोबारी तो सुबह में किराना दुकानदार के मुंशी को अपराधियों ने बनाया निशाना, जेवर के साथ लूट लिया कैश। लक्ष्मी चौक खुशी अपहरण मामले में सीबीआई ने की इनाम की घोषणा। बच्ची की जानकारी देने वाले को दिया जाएगा 5 लाख का इनाम। और 2 अपराधियों की गिरफ्तारी से कई कांडों का हुआ खुलासा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झप्पा ओवरब्रिज के पास गुरुवार की रात अपराधियों ने एक सर्राफा व्यवसायी से लाखों के आभूषण, बाइक और मोबाइल लूट लिया। 3 बाइक सवार 6 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मामले में अब तक अपराधियों की पहचान तक नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। शिवहर तरियानी थाना के फतेहपुर निवासी राजू शाह की शिवहर में आभूषण की दुकान है। गुरुवार को अपने साले गुड्डू कुमार के साथ जेवर खरीदने मुजफ्फरपुर आए। खरीदारी के बाद लौटने के क्रम में अखाड़ा घाट रोड के सिकंदरपुर मोड़ से पहले एक कपड़े के शोरूम के पास फालूदा खाया। राजू शाह का कहना है कि फालूदा वाले के यहाँ प्लेट साफ कर रहा युवक भी घटना में शामिल था। अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर 5 लाख के आभूषण, बाइक और 2 मोबाइल लूट लिया। वारदात को अंजाम देकर अपराधी झप्पा की ओर फरार हो गए। राजू शाह राहगीरों से मदद मांगकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। गश्ती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। कारोबारी को साथ लेकर आधे घंटे तक अपराधियों की तलाश में भटकती रही। कई जगह छापेमारी की गई लेकिन बदमाश का सुराग नहीं मिला। राजू शाह ने कहा कि गोली मारने की धमकी देकर 5 लाख के सोने चांदी के आभूषण से भरा बैग, बाइक और दोनों का मोबाइल लूट लिया। कारोबारी का कहना है कि जब वे फालूदा खा रहे थे तो प्लेट धोने वाले की नजर उनके बैग पर थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या घटना हुई है? पुराने वजह से जब हम चले हैं ना, तब पूजा शॉप के पास में जो है ना फलूदा बेचता है, फलूदा वाला के पास हम लोग फलूदा खाए। तो फलूदा वाला को बोले हैं कि भैया हम घरे ले जा सकते हैं, तो बोला है कितना दूर, हमें 100 किलोमीटर के आसपास होगा। तो नहीं, गल जाएगा। तो हमें ठीक है, कोई दिक्कत है, हम खा लिए, चल दिए। जब चले हैं तो ओवर ब्रिज के बाद और मुसाफिर पेट्रोल पंप से पहले क्या किया, ओवरटेक करके 6 आदमी से 6 को पिस्टल भिरा दिया है दोनों आदमी को,
और गोली मारने लगा, कहा कि सामान सब छीन, पहले तो मोटरसाइकिल छीना है, उसके बाद मोबाइल छीना है, उसके बाद मेरा बैग छीन लिया, मेरा सर सामान सोना चांदी सब था। कितना का सामान था बैग में? 5 लाख से ऊपर का सामान। चाबी भी ना ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू साहू है, घर मेरा फतेहपुर पड़ता है, फतेहपुर। तरियानी फतेहपुर पड़ता है। अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी हम लोग फतेहपुर रहते हैं। अपने गांव जा रहे थे? हाँ, गाँव जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग मुजफ्फरपुर से जा रहे थे घर। मुजफ्फरपुर में कहाँ? मुजफ्फरपुर पुरानी बाजार से जा रहे थे घर, मार्केटिंग करके। दुकान है आपका? नहीं, मार्केटिंग करने आए थे। मार्केटिंग करने आए थे। मुजफ्फरपुर के चर्चित खुशी अपहरण कांड में अब सीबीआई की टीम ने खुशी की बरामदगी को लेकर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। इनाम के ऐलान के बाद एक बार फिर से सीबीआई की टीम शुक्रवार को खुशी के घर पर पहुंची और परिजनों से काफी देर तक बातचीत की। खुशी के माता और पिता ने बताया कि अब उम्मीद है कि सीबीआई की टीम खुशी को ढूंढने में सफल होगी। खुशी के पिता राजन शाह ने बताया कि जिंदा या मुर्दा खुशी को सीबीआई की टीम निश्चित ढूंढ लेगी। वहीं खुशी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि 2 साल पहले ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 5 वर्षीय खुशी अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस काफी दिनों तक जांच पड़ताल में लगी रही। हालांकि पुलिस को कुछ खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। खुशी के परिवार वालों से बात की है हमारे सहयोगी आमिर ने। मुजफ्फरपुर के बरमपुरा की चर्चित खुशी अपहरण कांड का करीबन 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है और ये मामला सीबीआई के हाथों जा चुका था और उम्मीद थी कि सीबीआई मामले को खुलासा करते हुए खुशी को बरामद करेगी, लेकिन अब सीबीआई ने एक पोस्टर जारी कर इनाम घोषित कर दिया है। 5 लाख का इनाम घोषित किया है और उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि खुशी के बारे में अगर कोई भी जानकारी देता है तो उसे 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। अभी भी सीबीआई की टीम खुशी के इसी मकान में, जो कि बलमपुरा के पमरिया टोला में है, आई थी और जो परिजन है उनसे पूछताछ की है। लगभग घंटों पूछताछ की। हमने बात करने की कोशिश भी की सीबीआई के अधिकारी से, लेकिन वो कुछ भी बोलने से इनकार है। खुशी की मां है, हाथ में फ़ोटो लिए हुए अभी भी बिलक बिलक के रो रही है, तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी भी इन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी को बरामद कर लिया जाएगा। उनसे बात करते हैं। अभी सीबीआई की टीम आई थी, क्या कुछ बात हुई है? बात हुई कि से खोजी हम कर रहे हैं खुशी के, बहुत जल्दी बच्चे मिलेगी। अच्छा, कितना दिन हो चुका है? तो 2 साल हो गया। अब वो 7 साल की हो गई? 7 साल को हो गए। अच्छा, उम्मीद है कि बहुत जल्दी बच्चे मिलेंगे। इनाम उनाम भी घोषित किया गया है? हाँ, है जानकारी? जानकारी है। 5,000 के इनाम, 5 लाख के इनाम करे सर। इनाम तो हो जाएगा, मिल जाएगी बच्ची? हाँ, बहुत जल्दी बच्ची मिलेगी सर। तो खुशी की मां है, आप उनको सुन सकते हैं। साफ तौर पर उम्मीद लगाई हुई कि अभी भी खुशी की बरामदगी हो सकती है। उनके पिता भी मौजूद हैं। सीबीआई आई थी, भी घंटों आप लोग से पूछताछ की, क्या कुछ बात हुई थी? बात हुई थी कोई कि पूरा जो घटना के शुरू से जो घटना, मान बड़ी अधिकारी आए थे, जो बात पुलिस प्रशासन जो नहीं लिखी हुई थी, उस बात को जो बात हम लोग बताया तो उस प्रशासन नज़रअंदाज करते गया। वही सब बात आज बताया तो उस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो बताया है उस बिंदु पर बात हुई है और कुछ गोपनीय बात है जो खुल के नहीं कहा जा सकता। हमें उम्मीद है कि बच्ची जल्द ही बरामद हो जाएगी। कुछ इसमें संपीड़ित लोग भी उससे कल पूछताछ हुआ है, कुछ बाकी है। कुछ को हम लोग मैसेज कर दिए, नहीं गया है तो उसको वारंट के थ्रू जाएगा। अच्छा, लगातार सीबीआई की टीम जो कैंप कर रही है मुजफ्फरपुर में? हाँ, वो पिछले 4-5 दिन से कैंप कर रही है मुजफ्फरपुर। तो अब जो इनाम घोषित हुआ है 5 लाख का, तो क्या लग रहा है, इससे उम्मीद है कि वो बरामद होगी? वो इनाम का तो छोड़िए, लेकिन ऐसे ही निकाल लेंगे। हमको लग रहा है कि जो बात हम लोग बताएं उस बात को बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसी बात पर बच्ची निकल जाएगी। आप बता रहे थे जिंदा या मुर्दा उसको? हाँ, जिंदा या मुर्दा मेरी बच्ची बरामद हो जाएगी। उम्मीद जगी हुई, जिंदा या मुर्दा हमको बच्ची चाहिए। क्या लग रहा है कितने दिनों में सीबीआई बरामद करेगी? देखिए कैसे बता देते हैं। अच्छा, जो लोकल पुलिस थी, जो सीबीआई के शरण में जाने से पहले लोकल पुलिस का सहयोग वगैरह मिला था आपको? कुछ नहीं। लोकल पुलिस का सहयोग मिलता है तो बच्ची उसी समय बरामद हो जाती है। इसमें कोई बड़ा राजनेता के आपको बात खुल जाएगा। कुछ आपको क्या लगता है कि आखिर में कहाँ गई होगी, कौन उसको ले गया होगा, किसने अपहरण किया होगा, कुछ लगता है? कुछ क्लू बताइए। हाँ, लगता है। हम एक सब गोपनीय बात है। आप नाम नहीं लीजिए, नहीं बताइए। तो कितने बजे क्या लगता है कोई ले गया? हाँ, कोई ले गया, अपहरण कर किया हुआ। अमन किसी को दिया है। खेल का मास्टर माइंड है रीता देवी। मास्टर माइंड है खेल का। हम कह दे रहे हैं
उसी ने खेल का पूरा रचा। रीता देवी कहाँ रहती है? रीता देवी बगले का है, पड़ोसी है। हाँ पड़ोसी का है। इस खेल का मास्टरमाइंड है रीता तो देवी। रीता देवी से सीबीआई बात पूछताछ की है? नहीं बुलाए हैं उसको बुलाएंगे सबको एक ही साथ नहीं ना बुलाएंगे। सुनील साहब कल बुलाए थे, घर हम मैसेज कर दिए थे, लेकिन अभी तक वो नहीं गया। बोले छोड़ दीजिए उसको, अरेस्ट कर लेंगे, कोर्ट द्वारा अरेस्ट कर लेंगे उसको। उम्मीद है ना क्या बड़ी? हाँ उम्मीद है कि मैं इस खेल का मास्टरमाइंड रीता देवी है। चलिए, तो खुशी के माता पिता को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सीबीआई की टीम है और इनाम घोषित किए 5 लाख का, उम्मीद है कि जल्द ही खुशी को रिकवर कर लिया जाएगा, बरामद कर लिया जाएगा और इन लोगों को एक नई उम्मीद जगी। लेकिन सवाल है कि सीबीआई जो 5 लाख का इनाम घोषित किए, क्या वो अंतिम चरण पे है? जांच जो है उनका अंतिम चरण पे है क्या? इसके बाद से जो खुशी का जांच है वो क्लोज कर देगी सीबीआई? एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, बरमपुरा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की अहले सुबह आई तेज आंधी और ओलावृष्टि ने मक्के, गेहूं और दलहन की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कई लोगों का आशियाना भी उजड़ गया। ओलावृष्टि से हजारों एकड़ के मक्के, गेहूं और दलहन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों में हाहाकार मच गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। खासकर जिले के ओराई, मधुबन, प्रताप, सहिला, बली, जनार, रामपुर, विस्था और कटरा इलाके में किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों ने कहा कि ओलावृष्टि में जिन किसानों की बर्बादी हुई है उसे मुआवजा दिया जाए। किसान सुरेश बैठा और लक्षण सहनी का कहना है कि 2 एकड़ के गेहूं और दलहन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जनार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रजनीश यादव ने कहा कि गेहूं और मक्के की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई है। तो घटना तो घटे, हम लोग किसान हैं, किसान खाते उपजे पर रहते हैं। हम लोग कर्जा महाजन लेकर के खेती किए हैं और देखिए सारा के सारा बर्बाद हो गया। कहाँ से लाएंगे हम लोग पैसा जो सधेगा? व्यापार कहाँ से कर्जा महाजन सधेगा? यही है, अब क्या कहिए। 2 बीघा खेती की हुई थी, सब बर्बाद हो गया। यही रात में बारिश और ये ओला गिरने से, ये सब पत्थर गिरने से, हवा बिहार से सब यही सबसे क्षति हुआ है। कैसे तेज था, हवा था, बहुत तेज हवा, बारिश, पत्थर साथे था। 3 सुबह ओलावृष्टि हुआ है जिससे सारा फसल हमारे पंचायत का नष्ट हो गया है। कोई भी फसल नहीं बचा है और किसान का गेहूं, मक्का, धान, अब मक्का और जो भी किसान सब्जी का खेती किया हुआ था सब नष्ट हो गया है। हजारों एकड़ का जो है फसल नष्ट हो गया है। किसान जो है पैसा कर्ज पर ले करके सारा खेती किए हुआ था, सब नष्ट हो गया है और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जांच कर करके और सारे किसान को इसका मुआवजा मिले। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनीकांड मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब सीधे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता के किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर अनुपालन रिपोर्ट समय प्रस्तुत नहीं किया गया तो आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत कठोर कार्रवाई करने को बाध्य होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर से अनुसंधान की वर्तमान स्थिति एवं डीएम मुजफ्फरपुर से पीड़िता को मुआवजा दिए जाने और पीड़िता के बच्चों के पुनर्वास की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने से जुड़ी रिपोर्ट की मांग की है। मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है। इस मामले में बिना विलंब किए हुए बिहार सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला के किडनी प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए जिससे पीड़ित महिला की जान बच सके। हाँ, इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का यह आदेश आया है कि बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट, इनको यह नोटिस किया गया है कि आप 6 सप्ताह के अंदर जो सुनीता देवी हैं पीड़िता, उनको हाई लेवल पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के संबंध में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो यह अब तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का यह काफ़ी ठोस अब तक का यह रिपोर्ट है और ठोस आदेश है कि इसमें बिहार सरकार को यह आदेश किया जाना कि भाई अब इसमें उच्च प्राथमिकता के आधार पर
सुनीता देवी के किडनी प्रत्यारोपण के संबंध में बिहार सरकार कार्रवाई करे। दूसरी इसमें बात और महत्वपूर्ण है, उसमें यह है कि इसकी पूरी जानकारी, किडनी प्रत्यारोपण के संबंध में पूरी जानकारी 6 सप्ताह के अंदर में बिहार सरकार को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष देना भी है। अगर ऐसा रिपोर्ट नहीं जाता है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होगा, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा भी हुआ है। इसके साथ में इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एसएसपी मुजफ्फरपुर और डीएम मुजफ्फरपुर को भी तलब किया गया है। इसमें इन लोगों से मांग किया गया है केस की अद्यतन रिपोर्ट और कंपनसेशन के संबंध में डीएम साहब के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और सुनीता के बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, इस संबंध में भी रिपोर्ट मांगा गया है। कुल मिलाकर के हम इसको कह सकते हैं कि अब किडनी प्रत्यारोपण के संबंध में जो मैक्सिमम कार्यवाही होनी चाहिए थी वह एनएचआरसी के द्वारा वह निर्देश बिहार सरकार को दिया गया है। और बिहार सरकार यह तय करे कि वे अपने स्तर से आयोग के आदेश का वह किस तरह से अनुपालन करते हैं, यह अब हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को फिर खबर करेंगे। सोशल मीडिया पर भ्रामक और अश्लील वीडियो डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, गोबरसही और डुमरी पोखर के करीब परिवारों को अविलंब घर बनाने में मदद करने, भूमिहीन परिवार को अविलंब वास्तविक पर्चा देने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को लोक चेतना दल ने मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद दल के प्रदेश संगठन सचिव से कार्यक्रम प्रभारी धनवंती देवी ने समाहरणालय परिसर में आमरण अनशन शुरू कर दिया। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार जिन गरीबों को 3 डिसमिल या 5 डिसमिल ज़मीन दे करके बसाने की बात किया था, वही सरकार जो गरीब बसे हुए हैं सरकारी ज़मीनों पर ही, उनको जो है उजाड़ दिया है। और वो भी क्या, तो कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की ठंड में इन लोगों के मानवीयता भी समाप्त हो चुकी है कि कड़ाके की ठंड में इन लोगों को बेघर कर दिया गया है। इनसे बार बार मांग करने के बावजूद भी इनके विरुद्ध, मतलब ये न तो सीओ के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना इनको कोई बसाने का व्यवस्था कर रहे हैं। ये बिल्कुल अराजक स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं है, मुसहरी सीओ पर आज तक जो है कोई शोकज भी नहीं किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, और सरकार बिल्कुल अंधी बनी हुई है। आपको 1 रुपये का छोटा सिक्का जो कि सरकार की तरफ से नहीं बंद किया गया है, पूरे बिहार में नहीं चल रहा है, न तो सरकारी संस्थानों में चल रहा है और न ही प्राइवेट संस्थानों में, जबकि यह जो है भारतीय मुद्रा अधिनियम का अपमान है और इसके वजह से देश को काफ़ी क्षति पहुंच रहा है। साथ ही ये हमारे मुजफ्फरपुर में एक लड़की का अपहरण हो गया जिसका 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उस पर जो है रिकवरी नहीं कराया गया है। आपको सोशल मीडिया पर लगातार अश्लील पोस्ट डाले जा रहे हैं, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और साथ ही सोशल मीडिया पर जो हेट न्यूज़ जिसको कहते हैं, जो हेट स्पीच, जो जिसके वजह से देश और समाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बावजूद इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुल 6 मांगों को लेकर के आज से हम लोगों का प्रदेश संगठन सचिव, लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव श्रीमती धनवंती देवी आमरण अनशन पर हैं आज से। शुक्रवार से मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज मैदान में शुरू हुए तिरहुत परमंडल अंतर जिला तरंग मेधा खेल उत्सव 2023 का उद्घाटन परमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने झंडोत्तोलन एवं राष्ट्रगान के साथ किया। इस खेल उत्सव में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता खुदीराम बोस में, जबकि अन्य आयोजन एलएस कॉलेज मैदान में किया गया। आयुक्त गोपाल मीणा ने बताया कि खेल विधा में बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। अब सरकार ने भी उनकी प्रतिभा को और भी सम्मान देते हुए उन्हें सीधे राजपत्रित अधिकारी के रूप में चयन करेगी। पहले भी नौकरी दी जाती थी पर ग्रुप सी और डी की होती थी। इस तरह से पहल के खिलाड़ियों में काफी उत्साहवर्धन हुआ है। उन्होंने कहा कि खेल से अनुशासन के साथ व्यक्तित्व का भी विकास होता है। खेल प्रतियोगिता में भागीदार परमंडल अंतर्गत सभी जिलों से
आए प्रतिभागियों के द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। मौके पर डीपीआरओ दिनेश कुमार, उप निर्देशक खेल मिथिलेश कुमार सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये प्रमंडल स्तरीय अंतर जिला तरंग प्रतियोगिता है, जिसमें कि इसमें सभी इस प्रमंडल के 6 जिलों ने भाग लिया है। और यहाँ जो खेल हो रहा है इसमें 4 खेल है, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो और खुदीराम बोस में फुटबॉल की प्रतियोगिताएं चलेंगी और ये एक दिन में ही आज ये समाप्त होगी। कुल खिलाड़ी इसमें लगभग 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया है सभी विधा से। जैसा कि मैंने बताया कि एथलेटिक्स में 8 खेल है, उसके बाद कबड्डी है, खो खो है और फुटबॉल है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है खेल कूद के टैलेंट हंट के लिए। पहले जिला स्तर से इन लोगों को चयन करके लाया गया, प्रमंडल स्तर से जो भी बेस्ट खिलाड़ी होंगे उनको चयन करके राज्य स्तर में भेजा जाएगा। बिहार उत्सव के मौके पर फिर वहाँ पे प्रतियोगिता होके एक अच्छी टीम बनाई जाएगी जो राज्य स्तर की टीम होगी और देश पे जाके खेलेगी। खेल प्रतिभाओं को सर राज्य सरकार कैसे सम्मान देगी, ये इस बार प्रावधान किया गया है जैसा कि आपने भी बताया। सबसे बड़ी बात तो राज्य सरकार की प्राथमिकता में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गया है, खिलाड़ी लोगों को प्रोत्साहन करना। और जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो उनको सीधी गजेटेड ऑफिसर के रूप में नौकरी पहले भी मिलती थी, लेकिन गजेटेड ऑफिसर के रूप में नहीं मिलती थी, तो अब गजेटेड ऑफिसर के रूप में नौकरी का प्रावधान किया है। अच्छी बात है, जो अच्छे खिलाड़ी है उनको भी, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को जैसे मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है या उनका कंपटीशन में होता है, तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा कंपटीशन ही होता है। इतने बच्चों में से कितने कम बच्चे चयन होके जा पाते हैं, तो उनको भी ये मोटिवेशन रहेगा कि हम भी गजेटेड ऑफिसर सीधे बन सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, खेल से भी अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी के मुंशी से हथियार के बल पर बाइक समेत 3.5 लाख कैश लूट लिया। घटना करजा थाना इलाके के मरवर नरहर सराय के पास की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कांटी के किराना व्यवसायी के मुंशी वीरेंद्र किशोर राय पैसा वसूल कर कांटी जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। सूचना पर करजा थानेदार राजेश कुमार राकेश और एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर कई मामले का खुलासा कर दिया है। 16 मार्च को सरैया थाने की पुलिस ने एक लाइन होटल के पास वाहन जांच के दौरान एक बाइक की तलाशी ली, जिसमें 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। तलाशी के दौरान एक तस्कर मौके से भागने में सफल रहा, वहीं दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया। उसकी पहचान सारण के विपिन कुमार के रूप में हुई है। एक अन्य मामले में पुलिस ने चोरी के जेवर के साथ एक शातिर को गिरफ्तार किया है। दरअसल सरैया थाना क्षेत्र में बीते 6 मार्च को शातिर ने गांव के ही एक घर में घुसकर आभूषण चोरी कर लिया था। पकड़े गए अपराधियों की पहचान सरैया के सहीला पट्टी निवासी उपेंद्र सहनी के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि इन सभी अपराधियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इनसे पूछताछ में और कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। 16 तारीख को करीब 4 बजे थाना अध्यक्ष सरैया के नेतृत्व में रेवा रोड पे NH 722 के जय माता दी होटल के करीब वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए। उनको रोकने पे वो भागने लगे, तो पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया, जिसमें उनके एक व्यक्ति भागने में सफल हुआ और एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसमें से कि उनके पास 10 केजी 200 ग्राम गंजा मिला, जिसमें से एक मोबाइल बरामद हुआ है। अब भागे हुए व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है, अनुसंधान जारी है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए व्यक्ति का नाम विपिन कुमार, पिता भुलावन सानी, ग्राम मोहली, थाना तरैया, जिला छपरा। अभी पता किया जा रहा है, इसका प्रति पता किया जा रहा है। पूनम देवी पति उमेश सहनी, ग्राम सहीला पट्टी, रेवा, थाना सरैया के लिखित आवेदन के आधार पर, उनके घर में चोरी हुआ था, लिखित आवेदन के आधार पर
कांड दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर पता चला कि उपेंद्र सहनी, पिताराम बाबू सहनी, ग्राम सहिला पट्टी के द्वारा उनके घर से 14 थान गहना चोरी किया गया था। पुलिस ने पता किया और पता चला तो हम लोग 14 थान गहना में से गर्दन का लॉकेट 1 पीस, जीवतिया 2 पीस, कान का झुमका 2 जोड़ा और लॉकेट, गुड़िया सहित माला 5 पीस लगा हुआ, सभी सोने जैसा पीला रंग का है, बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को आयोजित मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पारित हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट के लिए बुलाई गई बैठक में डिप्टी मेयर शामिल नहीं हुई। बजट की कॉपी मात्र 24 घंटे पहले उपलब्ध कराने पर बैठक से पहले नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और 42 पार्षद नगर भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ। थोड़ी देर बाद पहुंची मेयर निर्मला साहू सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्यों के साथ सभा कक्ष में चली गई। इससे पार्षद और उग्र हो गए। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा अपने समर्थक 16 पार्षदों के साथ बैठक का बहिष्कार कर चली गई। इसके बाद नगर विधायक की पहल पर 33 पार्षदों के साथ बैठक शुरू की गई। नगर आयुक्त ने 2023-24 में आय और व्यय के विषय में पार्षदों को बताया। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 102 करोड़ अधिक का बजट पारित किया गया है। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि निगम में पैसे की कमी नहीं है, विकास के कार्य मिलजुल कर किए जाएंगे। ये बजट नगर निगम का दूरगामी बजट है। पहली बार जो है निगम का बजट जो है 500 करोड़ से ऊपर गया है। 572 करोड़ का बजट है इस बार का। इस वित्तीय वर्ष में कुल आमदनी जो है अन्य स्रोतों से है और कुल मिला के 572 करोड़ रुपया आने का उम्मीद है, जिसमें हम लोग 460 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किए हैं और 113 करोड़ रुपया का सरप्लस बजट है जो अगले वित्तीय वर्ष में यूज़ करेंगे हम लोग। 113 करोड़ का है। पिछले बार का बजट हम लोग का 470 करोड़ का था, इस बार 570 करोड़ का बजट है। ये अलग अलग ग्रांट है, कुछ निगम के मद से है और कुछ आपका राज्य सरकार के ग्रांट से आएगा और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट से होगा। ये खर्च का ब्यौरा के लिए आप बजट का कॉपी देख सकते हैं। ये अलग अलग है, जिसमें हम आपको एक शॉर्ट में बताएंगे। जो हमारा रेवेन्यू का खर्च है वो 191 करोड़ का है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 267 करोड़ का है, जिसमें नली गली या अन्य जो हम एमिनिटीज़ बनाते हैं आम जनता के लिए वो 267 करोड़ का है। एक्चुअली में पार्षद लोगों की नाराज़गी जाहिर है, क्योंकि आप अगर किसी लेटर इशू करते तो 72 घंटे का समय चाहिए और बजट का करीब 80-84 पेज का पन्ना है, तो स्टडी करने का मौका मिलना चाहिए सभी और पार्षद को। उनका भी पूरा हक बनता है मुजफ्फरपुर की समस्या और उनके बजट के बारे में जानने समझने का, तो इसकी वजह से उनको नाराज़गी है। करीब 42 स्टैंडिंग को छोड़ के। तो आगे आप क्या आगे ही उनको समय दिया जाएगा सभी वार्ड पार्षद को कि स्टडी वो बजट के बारे में पूरी तरह से स्टडी करके आगे फिर बैठक की तिथि उनको दी जाएगी। आज नगर निगम की सभागार में आज हम लोग का बजट जो है पास हुआ है सर्वसम्मति से। तो मेरा जो भी बजट का जो मेन है शहर के विकास के लिए, जो भी जन कल्याण के लिए जो भी बजट है उसी पर मैंने अपने बजट लाया है। अभी हम लोगों के शौचालय के लिए जो है उस पर भी हम लोग का बजट आया है। हम लोग यहाँ पर अभी जो यहाँ पे नॉन रेवेन्यू टैक्सेस बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे कि जनता पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े। और यहाँ पे कर्मचारियों लोग के लिए भी है, जो उन लोगों के लिए भी हम लोग बजट लेकर के आए हैं। और यहाँ का जो भी जन कल्याण जनता का कल्याण का है वो इस पर मेरे बजट में है। जो लेकर के कोई बैठक नहीं थी, उन लोगों को था कि हम लोग को बजट पहले से नहीं मिला था बजट की कॉपी, जबकि उन लोग की बजट की कॉपी 15 दिन पहले उन लोगों को पास पहुंच गई थी व्हाट्सएप पर। अगर लोगों को कोई दिक्कत थी तो उन लोगों को बताना चाहिए था। 15 दिन का समय था, लेकिन 15 दिन के समय रहते हुए उन्होंने इस बात को नहीं बताया। कल उन लोग को मिली है, अगर जो पढ़ने वाला रहेगा 15 दिन पहले अगर वो कॉपी मिली है तो लोग आराम से पढ़ सकते थे। हमको तो जन कल्याण करना है, जनता का कल्याण करना, जनता का काम होना चाहिए। मेरा तो तालमेल है, उनको क्या प्रॉब्लम है तो वो समझेंगे। जब जन कल्याण के लिए हम लोग को जब जन कल्याण का काम करना है, सबको मिल के करना है। चुनने के बाद भी लगता है काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हम जनता के लिए आए हैं, जनता का काम ही करना है। ताकि जो आज जो ये बजट का जो है, अगर बजट पास होगा उसके बाद ही ना कोई सरकार का काम होगा।
एकदम दिखेगा, दिख रहा है और दिखेगा। हाँ, तो उसके लिए फॉगिंग भी शुरू हो गई है कल से। पार्षद लोग का कहना है कि शुक्रवार को जो है सो नमाज का दिन आता और आज के दिन मना की देखिए। नहीं, आज के दिन मना नहीं थी। कोई लोग बोले थे कि आप 21 तारीख को नहीं रखिएगा। नगर आयुक्त महोदय को भी बाहर जाना है। जो इन बजट के जो मेन यहाँ पे है अभिषेक जी, वो भी छुट्टी में है। मार्च से पहले ही बजट को भेजा, मार्च के मतलब लास्ट होने जा रहा है, हम लोग को बजट भेजना होता है। अगर बजट जाएगा तभी ना कोई काम होगा शहर के विकास का। ये हम लोग जो बजट पास हुआ है 500 करोड़ का है, और जो भी यहाँ पे जो हम लोग का जो प्रमुख है, जो शहर के यहाँ पे ई टॉयलेट है, यहाँ का ESIC का भी लाभ दिया जाएगा। तो हम लोग इस बजट जो है 2023-24 का जन कल्याण का बजट ही है। ये बहुत अच्छा है। इस बजट को हम लोगों ने पहले स्थायी समिति के साथ हम लोग बैठ करके हम लोग पहले इस पर संशोधन किए हैं। सब बातचीत करने के बाद ही हम लोग का बजट आज आया है। सब सहमति से बजट पास हो गया। पिछले बजट से हम लोग का अधिक अच्छा बजट है इस बार में। इसमें राशि जो दूनी है इस बार, और जो जन कल्याण का काम है जो इस बजट में हम लोग अच्छा से शहर का विकास होगा। अब वो तो जो इनकम टैक्स का बोझ बढ़ा है तो आप लोग देखे होंगे, ये भी सरकार का दिशा निर्देश है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा जहाँ तक इसको होगा मैं कम से कम इसको करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। इस पर मेरी बात भी करूँगा। इस दौरान जो की बैठक कर रहे हैं जो कि विधानसभा का तो आदेश, विधायक जी को तो अपनी विधायकी नगर का अपना जो उनका काम है वो देखें। नगर निगम की राजनीति हम लोग को, नगर निगम की जो राजनीति है हम लोग को करने दें, हम लोग भी अच्छे से राजनीति कर सकें। विधानसभा का आदेश है कि इस दौरान विधानसभा सत्र चले तो अब वो तो उनका मैटर है, वो जाने कि यहाँ पर रहेंगे कि वहाँ। देखिए, जो कमी है नगर निगम में, उस कमी को दूर के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई किसी को सुनने वाला नहीं था, तो आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वार्ड पार्षद ने प्रोटेस्ट किया। 40 से ज़्यादा पार्षद बाहर में 2 घंटा इंतजार किए, उसके बाद गए। मेयर मैडम ने कहा है कि हम बैठक फिर बुलाते हैं और जो वार्ड पार्षदों की चाहे अन्य जनता की समस्या है उसका समाधान करेंगे। विकास के पैसा को डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा था कि नगर निगम का ऑफिस बनाने में हो। हम लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं, पहले जनता को सुविधा देना है, जल जमाव रोकना है, कंस्ट्रक्शन करने का काम होना है। इसलिए इसको, और बिना मतलब के कोई झगड़ा हमारा नहीं है किसी से। झगड़ा है लड़ाई विकास के लिए। विकास में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे किसी से। नहीं, झगड़ा करना है इसीलिए कि विकास नहीं हो रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ना है, रोड पर उतरना पड़ेगा। अभी तो ट्रेलर हुआ है। सारा वार्ड पार्षद ने एकजुटता दिखाया और कहा कि यदि आपको अधिकार है तो सब काम कर लीजिए आप। तो 8 को 16 पार्षद ने आज बजट की बैठक का बहिष्कार किया। नहीं, बहिष्कार नहीं किया। वो लोग चले गए गुत्था में। कुछ लोगों को काम कंफ्यूजन के कारण कई लोग चले गए हैं, लेकिन सब लोग आके बैठे थे और सब लोग एकजुट है और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जिसको जो अधिकार है। मेयर और डिप्टी मेयर में तालमेल नहीं बैठा। तालमेल सब बैठ जाएगा। जब काम होने लगेगा तो तालमेल सब बैठ जाएगा। जो समस्या है, मूल समस्या, उन समस्याओं का समाधान हो। नहीं तो हम तो सड़क से सदन तक लड़ने वाले लोग हैं। यदि काम नहीं हुआ, नगर निगम एक्टिव नहीं हुआ और समस्याएं बनी रहे तो हम लड़ाई रोड पर भी करेंगे। पूरा शहर खोदा हुआ है। 2 महीने के बाद बारिश आ जाएगी। अब अभी तक एक सप्ताह के अंदर हम लोग फिर से बोर्ड का बैठक बुलवाएंगे और हर वार्ड पार्षद से उसकी समस्या ली जाएगी। और पैसा की कोई कमी नहीं है। बता नहीं ला रहा है लोग कि कहाँ पैसा है। 500 करोड़ का बजट पास हुआ है। अरे विकास का काम ही करना है, इसीलिए आज रोक लगा दिया गया बिल्डिंग को कि नगर निगम सरकार से पैसा मांगे उसके लिए। लेकिन और जो पैसा 11 करोड़ लग रहा था उसको डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका बहुत अच्छा संबंध है। हर महीने उनसे बातचीत और मुलाकात होती है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार पर हो रही ईडी और सीबीआई की जांच बदले की भावना से नहीं हो रही है। सब एक प्रक्रिया है जिसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। मुकेश सहनी का मानना है कि देश के नेताओं के बेनामी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वाई कैटेगरी सुरक्षा मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की तरफ से नहीं, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर मिला है।
ऐसी कोई बात नहीं। नीतीश जी से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। आप कभी देखे कि नीतीश जी के लेके हम कभी कुछ बोले हैं? और हम हर महीना में मेरा बातचीत और मिलना जुलना जारी रहता है। नीतीश जी से बहुत ही अच्छा संबंध है। आज की तारीख में बिहार देश में कोई एक मुख्यमंत्री से अच्छा संबंध है तो उसमें से नीतीश कुमार जी से है। ऐसे ही जांच वगैरह सब चल रही है, इस पर बहुत ज़्यादा क्या बोलना है। सब जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो काफ़ी समझदार हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनको पता है। उस पर हम लोग ज़्यादा क्या बोलेंगे। लेकिन हाँ, इसको लेके बिहार में और देश में तनाव है। लोग समझ रहे हैं कि बदले के भावना से कर रहे हैं, तो इस पर केंद्र सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। बाकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सब काम हो रहा है, तो इसको गलत भी नहीं ठहराया जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। आप बदले की भावना की बात कर रहे हैं। हाँ, बदले की भावना, कौन बदले की भावना निकाला है? केंद्र सरकार? नहीं, लोगों का कहना है। मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था अपने तरीके से जो उनको उचित लग रहा है, पुराना केस है, सारी चीज़ जांच कर रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए देश में कि अगर कोई नेता के पास बेनामी संपत्ति है या नेता बड़े लेवल पे करप्शन किए तो एक सिस्टम बना है, उसको जाँच हो। जनता का पैसा कोई किसी नेता का अधिकार नहीं कि वो पैसा ले। अगर ऐसे आरोप है तो उसका जांच हो रहा है, जांच का प्रक्रिया अपने जगह पे है और चल रही है। उस पर हमें कुछ ज़्यादा विशेष बोलना नहीं। लेकिन जो सुन के आ रहा है, चलने के लिए आ रहा है कि जो बदले के भावना पे खास करके ईडी और सीबीआई ये सबको दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इस पे भारत सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है कि देश में जनता के बीच में इस तरीके का मैसेज आ रहा है और ऐसा चुनाव के नज़दीक आने पे इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, ये इसका आकलन लगाना सही नहीं है। ये एक रिपोर्ट के आधार पे मिला है। सुरक्षा एक प्रक्रिया है, भारत सरकार का काम है पूरे देश में जो भी नागरिक है सबका सुरक्षा करना और सबके अपने अपने तरीके से सुरक्षा ही करना। तो इसको लेके गठबंधन कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे इसकी चिंता, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होना चाहिए। रहा कि निश्चित तौर पे चुनाव है 2024 में, पॉलिटिकल पार्टी है हमारी है और हम भी आने वाले समय में हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के पास जो जनाधार है उसका एक अपना वजूद है और हम लोग आने वाले समय में संघर्ष करेंगे। तो किसी न किसी गठबंधन के साथ होंगे, लेकिन वो कौन गठबंधन होगा वो सब आने वाला समय में डिसीजन लेंगे। बिहार का हित, बिहारी का हित, युवा का हित, किसान का हित देखते हुए सब निर्णय लेंगे। खास करके मछुआरा समाज का हित, निषाद का जो आरक्षण का जो समस्या वो अटका हुआ है उसको देखते हुए सब निर्णय लेंगे। इसके लिए समय है। कितना भी समय लगेगा लगभग? बस देख लीजिए, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, इस साल में ही हो जाएगा। और हम मुजफ्फरपुर नहीं, हम पूरे बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, 12 करोड़ की आबादी और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा एवं श्रम शक्ति वाला प्रदेश बिहार आखिर आज पिछड़ा क्यों है? स्वयंसेवी संस्थान विभा की ओर से इन दिनों पूरे बिहार में चलाए जा रहे विजन बिहार एजेंडा 2025 कार्यक्रम 18 मार्च को मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज सभागार में होने जा रहा है। इसमें राजनीतिक दल, विशेषज्ञ और आर्थिक मामलों के जानकार, बुद्धिजीवी एवं देश विदेश में बसे बिहार के प्रतिभा को आमंत्रित किया गया है। विजन बिहार 2025 विभा के संयोजक विनोद सम्राट ने बताया कि शनिवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित होने वाले सेमिनार के मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी है। पूरे जिला के लोग हर्षोल्लास के साथ जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लोगों ने अपनी स्वीकृति दी है और जो हम लोग अपेक्षा कर रहे थे उससे बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ भाग ले रहे हैं। जहाँ तक राजीव प्रताप रूढ़ी जी का सवाल है तो ग्रीन्स बुक में उनका नाम है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके रेल एसपी साहब से मिल के आ रहा हूँ, आशीष रंजन सिन्हा जी से। उन्होंने कहा कि मैं उनका शिष्य हूँ, आदरणीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी का। यूपीएससी के 74वीं बैच को 18 तारीख को उन्होंने पढ़ाया है। भारत के इकलौते सांसद हैं जो सुखोई विमान और राफेल विमान भी उड़ाते हैं। हमारे विनोद सम्राट जी और शंकर आजाद जी ने कहा, सुना ही है आपने, कि वो हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, एन कॉलेज के प्रोफेसर हैं और भारत के इकलौते सांसद हैं जो विमान के प्रथम सीट पर बैठकर, ड्राइवर के सीट पर बैठकर आते हैं। क्वालिफिकेशन का आप देखे होंगे कि विगत 4 दिन पहले उत्तराखंड में एक इंजीनियरिंग का लड़का, 2 बच्चे स्नान करने के क्रम में पैर फिसलने के कारण डूब गए। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने सारे कार्यों को छोड़ते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से, धामी जी से जाकर मिलकर परसों उन लोगों का 100 निकालने का रेस्क्यू किया गया और वो लोग परिजनों को कम से कम अपने अंतिम दर्शन कर पाया। तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा आप जानते हैं। और
सही ही उन्होंने कहा कि भाई आखिर बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों। पंजाब के खेतों में बिहार के मजदूर जाके वहाँ के खेती को उत्कृष्ट उत्पन्न पैदा करा रहे हैं, लेकिन क्या पंजाब के मजदूर आपके खेतों में आ रहे हैं? इन्हीं सब तमाम विषयों को मुख्य रूप से आपके बीच में रखने माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी आ रहे हैं, जिनका व्याख्यान है। आप देखे होंगे कि आप हमारे पूर्व भी विभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने आपको जानकारी दी है। आपसे भी आग्रह है कि आप आए और कार्यक्रम में भाग लें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।